हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सिलेबस का दूसरा टॉपिक पुरातात्विक स्रोतों में न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र के बारे में बात करेंगे। मुद्रा शास्त्र इतिहास के स्रोत के रूप में किस प्रकार से प्रयोग में ली जाती है और उसका क्या महत्व है, इतिहास के पुनर्निर्माण में यह किस प्रकार से उपयोगी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में मुद्रा या सिक्कों से हमारे को बहुत सहायता मिलती है। इतिहास के अध्ययन में सिक्कों का महत्व धीरे धीरे करके इतना अधिक बढ़ गया कि एक पृथक शास्त्र यानी कि एक अलग से अध्ययन की शाखा बन गई, जिसको कि हम मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मैटिक्स के रूप में जानते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। मुद्रा या सिक्कों, इसके अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं कि मुद्रा या सिक्के किस प्रकार से उनका उद्भव हुआ, किस प्रकार से विकास हुआ, बनावट किस प्रकार की है, यानी कि वह धातु की है या धातु की किस अन्य कई मात्राएं हैं, कई किस्म हैं उनकी बनी हुई है कि ये सोने की, रजत या फिर ताम्र की मुद्रा है। धातुओं के बारे में हम पढ़ते हैं कितनी मात्रा यानी कि उसका वेट कितना है, उसका अध्ययन होता है। बनाने की तकनीक क्या है, मुद्राओं का आकार प्रकार क्या है, वजन कितना है, मुद्राओं पर अंकित लेख क्या है, उनकी भाषा क्या है, लिपि किस प्रकार की प्रयोग की गई है, मुद्राओं पर चित्र किस प्रकार के अंकित किए गए हैं, इन सभी पक्षों का अध्ययन हम मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं और इन सब चीज़ों का अध्ययन ही मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इस प्रकार हम मुद्रा शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से इतिहास के विविध पक्षों यानी कि शासक, प्रशासन, उसका काल, धर्म, कला, भाषा, अर्थव्यवस्था, समाज, व्यापार, वाणिज्य यानी कि प्रशासनिक और राजा के बारे में जानने के साथ साथ यह हमें तात्कालिक शासक की आर्थिक व्यवस्था के सभी पक्षों के बारे में जानने में सहायक होती है। इसलिए मुद्राओं का इतिहास के स्रोत के रूप में अध्ययन आवश्यक हो गया है। भारत में मुद्राओं का प्रचलन अगर हम देखें तो सबसे पहले बौद्ध काल में मगध के उत्कर्ष के साथ ही यानी कि 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ये प्राचीनतम सिक्के जो हैं वे आहत या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। इन आहत मुद्राओं पर अनेक प्रकार के चित्र अंकित थे, लेकिन किसी भी प्रकार का हमारे को लेख उस पर अंकित नहीं मिला है। और ये चांदी, रजत, चांदी यानी रजत जिसको हम कहते हैं, और तांबे की बनी हुई मुद्राएं हमारे को प्राप्त हुई हैं। इन मुद्राओं पर हम देखते हैं कि कई प्रकार के चित्र हमें मिले हैं और ये चित्र पर्वत, नदी, चांद, तारे, स्वास्तिक का चिन्ह, इस प्रकार के कई चिन्ह हमारे को उस पर अंकित मिले हैं और उसका क्या अर्थ निकल रहा है, उस पर अंकित करने का क्या मतलब है, यह हमारे को पता नहीं चल पाया है। मगर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि प्रकृति या सृष्टि से संबंधित चित्र उस पर अंकित होने के कारण हो सकता है कि ये सृष्टि या प्रकृति के उपासक रहे हों। फिर हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य के द्वारा रचित की गई है या चाणक्य, जिसको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, तो अर्थशास्त्र में भी हमें अनेक प्रकार की मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम ज्ञात होते हैं, जैसे पर्ण, कर्षापर्ण या धरण। ये तीनों मुद्राएं जो थी वे रजत धातु की बनी हुई हमें मिली हैं। फिर हम देखते हैं कि माशक और काकणी
ये दो मुद्राओं का उल्लेख हमारे को इसमें मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जो कि ताम्र या धातु से बनी हुई थी। तो इससे हमारे को ये पता चलता है कि जब विभिन्न धातुओं का प्रयोग होने लगा था तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं राजकीय टकसाल में ढाली जाती रही होंगी। चांदी और तांबे की आहत मुद्राएं हमारे को विभिन्न आकार की और भिन्न भिन्न प्रकार की शेप लिए हुए मिली हैं, और ये धातु के टुकड़े मात्र हैं जिन पर बहुत सारे चिन्ह, कहीं पर हमें एक भी चिन्ह प्राप्त हुआ है, कहीं पे हमारे को 2 से अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इन चिन्हों की छाप हमारे को इसमें इन मुद्राओं में दिखाई पड़ती है। भारत में यूनानी आक्रमण जब द्वितीय सदी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुए थे, तो यूनानी आक्रमण के प्रभाव ने मुद्रा निर्माण के क्षेत्र में कई व्यापक परिवर्तन किए। यूनानी मुद्रा के अनुकरण पर हम देखते हैं कि भारतीय मुद्रा भी सुंदर बनने लग गई थी, एक शेप लेने लग गई थी, गोलाकार बनी हुई हमारे को प्राप्त हुई है, उस पर चित्र बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे को लेख भी उसमें लिखे हुए मिलते हैं। इस प्रकार से सांचे में ढली हुई मुद्राओं के निर्माण की जो विधि है वह हमारे को यूनानियों के प्रभाव से ही भारत में मिली है। इस प्रकार इंडो ग्रीक सिक्के जो हैं वो सर्वप्रथम हमारे को उन सिक्कों पर लेख लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में हमारे को जो महाजनपद काल जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हमारे को कई जनजातीय गणराज्य देखने को मिलते हैं और स्थानीय का उदय हमारे को दिखाई पड़ता है, उस समय की हम देखते हैं कि हमारे को कई मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो उन स्थानीय शासकों ने अपने राज्य क्षेत्र में उनको लागू की थी। इन मुद्राओं पे हमारे को कई चित्र लिखे हुए लेख भी प्राप्त होते हैं जो हमारे को इतिहास के जानने में बहुत सहायक रहे हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत पर शासक करने वाली जो विदेशी जातियां आई, जिन्होंने आक्रमण किया और फिर वे भारत में ही रम गईं, उन लोगों के काल, उन राजवंशों के काल में, जैसे कि शक, सातवाहन, पहलव, कुषाण, हूण भी कई समय तक यहाँ पर रहे, इन जातियों ने यहाँ पर भारत में कई सुंदर मुद्राएं बनाई थी। कुषाण काल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। विदेशी और सामुद्रिक व्यापार करने के लिए मुद्राओं का प्रचलन करना भी ज़रूरी था। और हम देखते हैं कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में व्यापार का काफ़ी, वैदेशिक व्यापार का काफ़ी मात्रा में प्रचलन हुआ, सामुद्रिक व्यापार बढ़ा, आर्थिक समृद्धि बढ़ी, और वह समृद्धि तभी हो सकती थी जबकि वैदेशिक व्यापार अच्छा हो। और वैदेशिक व्यापार के लिए हमेशा मुद्रा का, पहले ज़माने में हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम था, यानी कि आदान प्रदान, किसी भी वस्तु के आदान प्रदान से व्यापार संभव हो जाता था। परंतु विकास के साथ साथ हम देखते हैं कि मुद्रा जो थी वह व्यापारिक आदान प्रदान का माध्यम बनी थी। अब हमारे को यह दिखाई पड़ता है कि मुद्रा के प्रचलन ने, जब व्यापार के लिए मुद्रा प्रचलन बढ़ा तो मुद्राओं के गुण में और संख्या में, यानी कि गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही वृद्धि काफ़ी अधिक मात्रा में होने लगी थी। और गुप्त काल को हम इस दृष्टि से स्वर्ण युग का नाम दे सकते हैं, या उसको हम चरमोत्कर्ष, मुद्राओं के प्रचलन का चरमोत्कर्ष का युग हम कह सकते हैं। हम देखते हैं कि गुप्तों ने विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, ताम्र मुद्रा बहुत बड़ी संख्या में जारी
की थी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कई प्रकार की सील्स या मोहरें भी हमारे को गुप्त युग में प्राप्त हुई हैं। समुद्रगुप्त ने अपने समय में 7 प्रकार की नई मोहरें या मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो इस काल की आर्थिक समृद्धि और राजकीय प्रभुता, जिस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार हुआ, करद राज्य उनके अधीन कई बड़ी मात्रा में बढ़े, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि उनके पास में राजस्व की वृद्धि हुई और इस राजस्व की वृद्धि ने नई नई मुद्राओं के प्रचलन को प्रोत्साहन दिया था। गुप्त काल के पश्चात सामंतवादी व्यवस्था, जैसे कि हम राजपूत युग कहते हैं, सामंतवादी व्यवस्था के निरंतर प्रभावशाली होने के कारण शनय शनय मौद्रिक अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हुआ था। फलतः मुद्रा का निर्माण कम होने लगा था। गुप्तोत्तर कालीन भारतीय शासकों या राजवंशों में, यानी कि हर्ष के समय में प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल, चंदेल, परमार, पल्लव आदि के इतिहास को जानने के लिए हम देखते हैं कि तात्कालिक मुद्राओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि मुद्राएं हमारे को कम मात्रा में प्राप्त हुई है, परंतु फिर भी हमारे को इतिहास की जानकारी काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन राजाओं ने बहुत सीमित मात्रा में नए सिक्के ढलवाए थे, परंतु इतिहास में इसकी उपयोगिता इसलिए अधिक मानी गई कि हमारे को तात्कालिक राजवंशों की जानकारी प्राप्त हुई है। इन मुद्राओं की उपयोगिता को हम निम्न प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। इनकी उपयोगिता या महत्व किस लिए है, इसको हम विभिन्न टॉपिक्स के अंतर्गत, शीर्षक के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। जैसे पहला हम ये कह सकते हैं कि इन मुद्राओं से हमें राजा विषयक सूचना प्राप्त हुई, यानी कि राजा से संबंधित किसी भी मुद्रा पे अगर हम ध्यान दें तो राजा का नाम, वंश, उपाधि, तिथि, उसका राज चिन्ह, धर्म से संबंधित उस विषय की जानकारी, यानी कि अगर वैष्णव धर्म से संबंधित है तो विष्णु से संबंधित कोई भी चित्र अंकित हमारे को मिलेगा, या शैव धर्म से संबंधित है तो उस धर्म से संबंधित कोई प्रतीक चिन्ह हमारे को ज़रूर से उस पर अंकित मिलता है। इससे हमें मुद्रा के बनाने वाले, किसने इस मुद्रा का निर्माण किया है, वह कौन सा शासक है, उसके विषय में जानकारी, उसका समय, उसका धर्म, इन सब की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम का अगर हम उदाहरण लें तो राजरानी प्रकार के सिक्कों में चंद्रगुप्त और कुमार देवी का नाम हमें अंकित मिलता है। साथ ही साथ हमारे को गुप्त संवत, जो कि हम 320 ईस्वी मानते हैं, क्योंकि उस पर हमें उनके सिक्कों पर हमारे को उल्लेखित मिलता है। तो हमारे को यह जानकारी मिली कि स्त्रियों का महत्व समाज में किस प्रकार से था। तो कुमार देवी का चित्र इस चीज़ को स्पष्ट सिक्कों पर स्पष्ट करता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर हमारे को कई प्रकार के प्रतीक चिन्ह और उसकी उपाधियों का नाम मिलता है। जैसे गरुड़ का चिन्ह मिला है, या पराक्रमांक जैसा नाम हमारे को उस पर लिखा हुआ मिलता है। अप्रतिरथ, इस प्रकार की ये उपाधियां हमारे को उस पर लिखी हुई मिलती है, जो हमारे को यह बताती है कि वह राजा किस प्रकार से सम्मानित था और उस राजा की शक्ति कितनी थी। फिर हम दूसरा अगर महत्व जानने की कोशिश करें तो हमारे को सिक्कों से घटना विशेष की जानकारी भी प्राप्त होती है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि मुद्राओं पर
अंकित किसी विशेष जो चिन्ह हैं वह विशेष घटनाओं की जानकारी हमें देते हैं। जैसे कुषाण शासक हैं, उनकी मुद्राओं पर बुध, शिव, नंदी, देवी, कुमार, इस प्रकार के हमारे को उमा आदि देवी देवताओं के चित्र अंकित मिलते हैं। तो जो हमारे को यह बताता है कि उस समय किस शासक के काल में क्या घटना हुई, जिसके आधार पर वैष्णव धर्म या शैव धर्म की जानकारी हमारे को मिलती है। साथ ही साथ हमारे को यह भी पता चलता है कि कुषाण शासक, जिनको कि हम ये कहते हैं कि वे बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे, उससे हमें यह भी पता चलता है कि वे धर्म सहिष्णु शासक भी थे। समुद्रगुप्त के समय में जैसे कि अश्वमेध यज्ञ किया गया, तो उस समय हम उसके स्वर्ण मुद्राएं जो हैं उसमें हमारे को यश स्तंभ के सम्मुख घोड़े का चित्र हमारे को प्राप्त हुआ है, जिससे हमारे को यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की भी पूर्ति करी थी। और उसके लेखों पे हमारे को लेखों नहीं, सिक्के पर ही अंकित जो लेख है उसमें हमारे को अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है, जो यह बताता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसकी रजत मुद्राओं पर व्याघ्र बहुला पश्चिमी भारत, यानी कि उसने व्याघ्र के समान, शेर के समान उसने पश्चिमी भारत की विजय करी थी। यानी कि पश्चिमी भारत पर उस काल में शक का आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, तो यह इंगित करता है कि उस समय उसने शक विजय संभव की थी। तीसरा हम देखें तो शासक की व्यक्तिगत अभिरुचियाँ, उसके क्या शौक रहे, इसकी सूचना हमारे को इन मुद्राओं से प्राप्त होती है। जैसे कुछ मुद्राओं पर राजा की स्वयं की क्या शौक रहे। समुद्रगुप्त का उदाहरण लें तो हमें वीणा बजाते हुए उसका समुद्रगुप्त का चित्र इन मुद्राओं पर अंकित हमें मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय की धनुर्धारी जो मुद्रा है वह हमारे को चित्रों पर अंकित प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से सिंह का शिकार करते हुए उसकी मुद्रा हमारे को मिलती है। तो इससे हमें यह प्रकट होता है कि वे शिकार के शौकीन थे और उसने सिंहों का शिकार किया। उसने धनुर्विद्या में वह काफ़ी निपुण था। समुद्रगुप्त वीणा बजाने का या संगीत का शौक रखता था। तो इस प्रकार से राजाओं की स्वयं की क्या अभिरुचियां रही हैं वह हमारे को सूचना प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सैनिक विजयों की सूचना हमारे को मुद्राओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करती हैं। कई मुद्राओं पर हम देखते हैं कि दो नाम लिखे हुए मिलते हैं, जो यह इंगित करता है कि इस पे विजित और विजेता जो नरेश रहे हैं उनके नाम यह सूचित करता है। अधिकांशतः यह देखा गया है कि विजेता नरेश जो हैं उन्होंने पराजित नरेश की मुद्रा को नष्ट नहीं किया, वरन उन पर अपना नाम अंकित करवा के पुनः प्रसारित किया। जैसे कि जोगलथम्बी का जो मृद भांड हमारे को महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है, उसमें बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हमारे को मिली है जिसमें शक नरेश नहपान के साथ साथ हमारे को सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम भी अंकित मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है
कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक राजा नहपान को परास्त करके पश्चिमी भारत का क्षेत्र उससे छीन लिया था, यानी कि सौराष्ट्र का क्षेत्र अपने अंतर्गत कर लिया था। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त की गरुड़ प्रकार की जो मुद्राएं हैं उसमें सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला और उसे रिपुदमन यानी कि रिपुओं शत्रुओं का मर्दन करने वाला कहा गया है, जो उसकी सैनिक विजयों की ओर संकेत करता है। तो इस वीडियो में हमने ये 4 उपयोगिता मुद्राओं की महत्व की जानकारी ली। नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे और आगे की बात करेंगे। थैंक यू।